स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश के तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी खबर फिलहाल यहां कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को लेकर करेंगे, क्योंकि ये फिस्कल प्रूडेंस का फॉर्मूला अपनाया जा रहा था जिसमें बदलाव करने की बात हो रही है। अधिकारियों ने भी अपने स्तर पर कुछ सुझाव दिए हैं। अब आने वाले समय में सैलरी और पेंशन को लेकर क्या बदलाव हो सकता है, क्या संभावनाएं बनी हुई हैं, बिल्कुल जानकारी इससे जुड़ी हम आपके समक्ष लेकर आने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को लेकर करेंगे। इस पर विधेयक लाया जा रहा है सेशन में, क्या कुछ इसमें बदलाव किए जाएंगे, कब तक ये पारित होगा, ये भी जानकारी बिल्कुल इसी बुलेटिन में हम आपको देंगे। और तीसरी बात करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर भी, क्योंकि भारी हंगामा अभी 2 दिन के सेशन में हो सकता है। हालांकि पहले भी इस पर कई सवाल उठाए गए हैं, विपक्षियों की ओर से कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नई बात अब इसमें क्या सामने आएगी वो जानकारी बिल्कुल हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देखिए ये पूर्व अनुमान जारी किया गया था कि अगले 3 दिन मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन शिमला समेत कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश आज हुई है और बारिश के चलते नुकसान भी हुआ है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की प्रेडिक्शन ये थी कि अब मॉनसून फीका पड़ जाएगा या एक तरह से मॉनसून अब धीमा पड़ने वाला है, लेकिन इसके विपरीत ही आज हमें स्थिति नजर आई है। जितनी ज्यादा जोरों की बारिश हुई है, कुछ एक जगहों पर नुकसान भी हुआ है और ये हमीरपुर में मकान गिरने का मामला बताया जा रहा है। लंबलू पंचायत है, झटवाड़ नामक गांव में अचानक मकान गिर गया। गनीमत ये रही कि जो परिवार के 4 सदस्य थे वो मकान से बाहर बैठकर खाना खा रहे थे। अगर मकान के भीतर होते तो इनकी जान भी जा सकती थी। तकरीबन इस मकान को 5 से 6 लाख का नुकसान पहुंच गया है और फौरी राहत के तौर पर कुछ राशि भी प्रशासन की ओर से इस परिवार को दी गई है, लेकिन भारी बारिश ही मकान के गिरने का कारण यहां पर बताई जा रही है। फिलहाल अभी 13 सितंबर तक मौसम साफ बना रहेगा, ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्व अनुमान जारी किया गया है। लेकिन जो मूसलाधार बारिश आज शिमला समेत अन्य क्षेत्रों में हुई है, उसके बाद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यूं तो हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश भी काफी बड़ा नुकसान कर जाया करती है और जिस हिसाब से आज मूसलाधार बारिश हुई है, जरूरी है कि ऐसी बारिश में बेवजह घरों से बाहर ना निकला जाए, कोई बड़ा नुकसान भी यहां हो सकता है। दूसरी बात हम परख एग्जाम को लेकर करना चाहेंगे। नवंबर माह में दरअसल ये एग्जाम होगा। ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, यानी कि परख एग्जाम इसे कहा जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर ये एग्जाम करवाया जाता है। इससे पहले जब एग्जाम हुआ था तो हिमाचल प्रदेश में शिक्षा स्तर 20वें रैंक पर पाया गया था। अब रैंक में कितना ज्यादा सुधार आया है इसी एग्जाम के जरिए पता चल सकेगा। फिलहाल इसमें 6वीं और 9वीं कक्षा और 3री कक्षा का टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि जो इन 3 कक्षाओं से संबंधित छात्र हैं उनका एग्जाम लिया जाएगा। इसके लिए मॉक टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये 10 सितंबर को पहला मॉक टेस्ट होगा, उसके बाद दूसरा और तीसरा मॉक टेस्ट अक्टूबर और नवंबर में होगा। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। परख टेस्ट इसका नाम ही इसलिए रखा गया है कि किस राज्य के छात्र आखिरकार कितने स्तर पर है ये पता चल सके, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता हर राज्य में कितनी है, छात्र कितना जान पाए हैं, किस तरह से उन्हें पढ़ाया जा रहा है और नॉलेज स्किल्स उनके कितने इंक्रीज हो पाए हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आती है और रैंक वाइज फिर यहाँ लिस्ट तैयार की जाती है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के स्तर में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गया है। 20वां रैंक आया था कोरोना के बाद, लेकिन अब की बार रैंक सुधरा है या नहीं ये 3री, 6वीं और 9वीं कक्षा के छात्र ही अब यहाँ पर बता पाएंगे, क्योंकि इन्हीं 3 कक्षाओं के छात्रों की ये परीक्षा होने जा रही है जिसे परख टेस्ट का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर ये देखिए बड़ी परीक्षा होगी और अब सरकार की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि हर संभव प्रयास हुआ है शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, लेकिन इसमें कितनी कामयाब सरकार हो पाई है फिलहाल इस एग्जाम के बाद ये पता लगने वाला है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अब डिजिटल आई कार्ड मिलने वाले हैं और ये जानकारी एचपीयू के चीफ वार्डन की ओर से दी गई है, जिनका ये कहना था कि इसमें आई कार्ड पोर्टल पर छात्रों को जाना होगा, अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी और पासवर्ड डालना होगा। डिजिटल आई कार्ड जब छात्रों के पास होंगे, एक फायदा ये होगा खास तौर पर छात्रावास में गैर कानूनी ढंग से जो छात्र रह रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा और भी कई सुविधाएं छात्रों को मिलेगी। एक तरह से आसानी भरी राह आई कार्ड पाने के लिए ये छात्रों के लिए रहेगी। तो इसे लेकर प्रक्रिया पूरी कर दी गई है
और भी यहाँ कुछ पुख्ता इंतज़ाम छात्रों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। कैसे सुविधाएं बढ़ाई जा सकती है, डिजिटलाइजेशन किया जा सकता है, इसकी ओर अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय भी बढ़ रहा है। भले ही सुविधाएं छात्रों के लिए बढ़ाई जा रही हो, लेकिन दूसरी ओर मारपीट की घटनाएं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, अब यहाँ एसएफआई और एबीवीपी के बीच झड़प का मामला सामने आया है और ये झड़प एक बार नहीं बल्कि पिछले कल 2 बार हुई है। दोपहर के समय दोनों संगठन आपस में भिड़ गए थे। पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे इन्हें शांत करने की कोशिश की और अब तीसरी बारी की संभावना भी बनी हुई है कि झड़प फिर से यहां हो सकती है, क्योंकि अभी तक गनीमत ये रही है कि दोनों ही बारी की झड़प में चोटें एक भी छात्र को नहीं लगी, जैसा कि हर बार यहां देखने के लिए मिलता है। और अब तीसरी बार ये झड़प ना हो, इसके लिए पुलिस फोर्स वहां तैनात कर दी गई है। सुविधा और सुरक्षा दोनों को ही मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त पुलिस स्टाफ वहां पर तैनात हुआ है। ये जरूरी हो गया था। छात्रावास में भी फिलहाल सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था कर दी गई है और ये मारपीट के मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर इन्हीं छात्र संगठनों की ओर से ये मांग उठाई जा रही है कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो। कैसे ये चुनाव बहाल हो पाएंगे जब स्थिति इस तरह की रहेगी? एसएफआई और एबीवीपी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं लड़कियों को कमेंट करने का। लड़कियों को दोनों गुटों की ओर से कमेंट्स किए गए और उसके बाद फिर ये झड़प हो गई। एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई और पुलिस वहां पर तैनात करनी पड़ी है। ये देखिए, ये शिक्षण संस्थान है। अगर यहाँ के हालात ऐसे होंगे और अधिकतर पुलिस फोर्स वहां तैनात करनी पड़ेगी तो बाकी हिमाचल प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति तो बिगड़ेगी ही। ये भी क्योंकि एक बड़ा सवाल है और एक बड़ी जानकारी है कि विपक्ष की ओर से भी लगातार ये सवाल उठाए जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति कैसे हिमाचल प्रदेश में बिगड़ रही है। दिन दहाड़े कैसे गोलियां चल रही हैं, कोई युवक कैसे युवती पर दरार से हमला दिन दहाड़े कर लेता है। ये लाजमी सी बात है, होगा ही। हिमाचल प्रदेश में वैसे ही पुलिस की संख्या कम है और पुलिस की संख्या को भी अगर छात्र संगठनों के लिए तैनात कर दिया जाएगा, छात्र संगठन अगर ये नहीं समझेंगे कि उन्हें किस तरह का बर्ताव रखना है शैक्षणिक संस्थान में, तो इस तरह से स्थिति शैक्षणिक संस्थानों में भी बिगड़ेगी, हिमाचल प्रदेश में भी बिगड़ेगी और जो बाकी आरोपी हैं उन्हें एक तरह से ये फायदा मिलेगा और वो अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। तो फिलहाल शुरुआत हमें शिक्षण संस्थानों से ही करनी होगी कि यहाँ पर छात्र सबक लें कि इस तरह की गतिविधियों को वो अंजाम ना दे। जितनी ज़्यादा पेशेंस रखे उतना अच्छा रहेगा। देखिए, जो मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है, ये मसला एक दफ़ा फिर गर्मा गया है। पिछले कल हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी चक्कर कोर्ट से और जानकारी सामने ये आई थी कि 5 अक्टूबर को इस पूरे मामले में अब सुनवाई होगी। लेकिन इसके बाद हिंदू संगठन फिर भड़क गए हैं। इनका कहना है 5 अक्टूबर तक का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि उससे पहले ही 11 सितंबर को आक्रोश रैली एक दफ़ा फिर इनकी ओर से संजौली में निकाली जाएगी। ये चेतावनी इनकी ओर से दे दी गई है। इसके लिए इन्होंने तैयारियां करना भी शुरू कर दिया है, यानी कि भीड़ जुटाना शुरू कर दिया है। और दूसरी ओर यहाँ पर भी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। भारी पुलिस संख्या बल यहां पर भी देखने के लिए मिल रहा है। संजौली में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि विवाद बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि आक्रोश में हिंदू संगठन होंगे तो दंगे ना हो या फिर कोई ऐसी गतिविधि इनकी ओर से ना की जाए जो कि यहाँ की कानून व्यवस्था को बिगाड़े। इसे लेकर पहले ही पुलिस की ओर से भी तैयारियां की जा रही है। देखिए, मामला तब भड़का था जब शिमला में मलयाना के एक युवक के साथ मारपीट हुई। अगले दिन ही स्थानीय लोग सड़कों पर आ गए और उन्होंने मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 2 फ्लोर वहां अवैध रूप से बनाए गए हैं, जिन्हें हटाने की बात हिंदू संगठन की ओर से की जा रही है। हालांकि इंतजार हमें इस पूरे मामले में 5 अक्टूबर तक का करना होगा। अब नेक्स्ट हियरिंग रखी गई है और दोनों पक्षों के वकील की ओर से इसमें रिप्लाई भी दायर किए जाएंगे। फिलहाल जो संजौली सोसाइटी की ओर से वकील हायर किए गए हैं, उन्होंने एप्लीकेशन में 2 से 3 चीजें मेंशन की है और ये भी पूछा है कि आखिरकार इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई कैसे सरकार के नाक के नीचे, और काफी समय से शिकायतें हो रही थी तो उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। 2010 में पहली शिकायत हो गई थी, उसके बाद भी 14 साल का समय दिया गया है इस पूरे मामले में, कोई भी शिकंजा वहां पर नहीं कसा गया। ऐसा क्यों, इस बात का भी जवाब देना होगा। दूसरी और जो दूसरे पक्ष के वकील हैं, फिलहाल उन्होंने पिछले कल ये कहा था कि सवाल उनसे इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर हुआ है और जल्दी ही इसका रिप्लाई वो दायर करेंगे। पूछा ये भी गया है कि इसके लिए राशि कहां से आई, जो कि यहाँ 2 इमारतें और खड़ी कर दी गई हैं। इस सवाल का जवाब भी उनके पास नहीं था। ये तो उन्होंने कह दिया कि कुछ आड़तियों ने फंड किया था, लेकिन कैश दिया गया था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई थी। इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए हैं और इसका रिप्लाई अगली हियरिंग में देंगे। ये भी दूसरे पक्ष के वकील की ओर से जानकारी दी गई है। लेकिन पूरे मामले में
फ्रेश अपडेट ये है कि देखिए फिर से एक दफा आक्रोश रैली निकाली जाएगी 11 सितंबर को हिंदू संगठनों की ओर से। और देखिए इस पूरे मसले के बाद कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बाहरी राज्यों से जो विशेष समुदाय के व्यक्ति आए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स खंगालना शुरू कर दिया है स्थानीय लोगों ने। ये शिमला घनाटी की वीडियो बताई जा रही है जिसमें स्थानीय लोग 3 युवकों से ये पूछताछ कर रहे हैं कि उनके पास उचित डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं है और तीनों की डेट ऑफ बर्थ सेम कैसे हैं। उसमें 3 युवक नजर आ रहे हैं, ये विशेष समुदाय के हैं और स्थानीय लोग बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि उनकी एक जैसी डेट ऑफ बर्थ कैसे हो गई है, बाकी के डॉक्यूमेंट्स उनके पास सही क्यों नहीं है। वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, हालांकि पुराना वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन जो मामला अभी संजौली और कसुम्पटी में सामने आया है उसके बाद ये तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। और सवाल तो बड़ा ये भी है कि सच में 3 युवकों की जन्म तिथि एक जैसी कैसे हो सकती है, बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास नहीं है। और अब यहाँ शिकंजा खुद ही स्थानीय लोग कसने लगे हैं युवकों पर जो कि बाहरी राज्यों से यहाँ पर आए हैं। वीडियो में ये भी कहा जा रहा है स्थानीय लोगों की ओर से कि वो मकान मालिक को फोन करेंगे, यानी कि जिस इमारत में ये विशेष समुदाय के लोग रह रहे थे उस मकान के मालिक को फोन करने की भी यहाँ बात हो रही है। तो अब जागरूकता भी काफी फैल गई है, या यूं कह लीजिए कि आक्रोश में भी यहाँ स्थानीय लोग नजर आ रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हैं उन लोगों की जो कि बाहरी राज्यों से यहाँ पर आकर बस गए हैं और खास तौर पर विशेष समुदाय के लोग हैं। देखिए सांसद कंगना रनौत पर एक और बड़ी मुसीबत आ गई है। हाल ही में इनकी ओर से एक स्टेटमेंट दी गई थी कि इन्हें सीबीएफसी की ओर से सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, ये जानबूझकर षड्यंत्र इनके खिलाफ रचा गया है, इनकी फिल्म को रिलीज होने से रोका जा रहा है। 6 सितंबर को इनकी फिल्म रिलीज होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई और कारण ये था कि सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। अब यहाँ सीबीएफसी की ओर से सर्टिफिकेट यूए सर्टिफिकेट दे दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ फिल्म अभी रिलीज नहीं हो पाएगी क्योंकि फिल्म से 3 सीन डिलीट करने के लिए कंगना रनौत को कहा गया है और 10 बदलाव इसमें करने होंगे। 3 सीन ऐसे हैं जिस पर सीबीएफसी की ओर से आपत्ति जताई गई है। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है जिसकी ओर से फिल्म रिलीज होने से पहले सर्टिफिकेट दिया जाता है और अगर किसी सीन को लेकर आपत्ति हो तो उसे हटाने के लिए भी कहा जाता है। कंगना रनौत को 3 सीन हटाने के लिए कहा गया है, 10 और छोटे बड़े बदलाव करने के लिए कहा गया है, जिस वजह से अभी फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी। तीसरी ओर यहाँ सिख समुदाय सामने आ गया है जिनकी ओर से चेतावनी ये दी जा रही है कि यदि इन सीन्स को नहीं हटाया जाता है तो बड़े स्तर पर यह आंदोलन करेंगे। कंगना रनौत ने अपनी इमरजेंसी फिल्म में सिख समुदाय को गलत साबित करने की कोशिश की है, उन्हें एक तरह से आतंकवादी का रूप देने की कोशिश अपनी फिल्म में की है। इमरजेंसी फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो 3 सीन डिलीट करने के लिए कहा गया है फिलहाल इस पर कंगना की अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि सिख समुदाय की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है जिस पर हम ये कह सके कि अब ये जो सीबीएफसी की ओर से निर्देश जारी हुए हैं उस पर उनका क्या मानना है। लेकिन नाराज काफी ज्यादा है सिख समुदाय और अब क्या कुछ इस मूवी को लेकर भी होता है देखना होगा। भले ही सर्टिफिकेट मिल गया है लेकिन रिलीज करने की अनुमति तो नहीं है और सबसे पहले तो ये 10 बदलाव भी करने होंगे सांसद कंगना रनौत को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को 4 एचपीएस अधिकारियों के तबादले भी किए हैं और दूसरी जगह ये नियुक्ति को लेकर भी ऑर्डर्स जारी हो गए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय से जारी आदेशों के अनुसार 2012 बैच के एचपीएस अधिकारी कुलवंदर सिंह को राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ऊना हिमाचल प्रदेश को पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश में नियुक्त किया गया है। वहीं 2018 बैच के एचपीएस अधिकारी फिरोज खान को राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ऊना के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 2018 बैच के अधिकारी संजीव कुमार को उप विभागीय पुलिस अधिकारी इंदौरा जिला कांगड़ा में नियुक्त किया गया है। एचपीएस 2024 बैच के अधिकारी योगराज को उप विभागीय पुलिस अधिकारी चौरी जिला चंबा के लिए स्थानांतरित किया गया है। तो ये 4 अधिकारियों को लेकर क्योंकि ये तबादला आदेश जारी हुए थे और जानकारी हम आपके लिए लाए थे।
एक और बड़ा मामला सामने आया है। हालांकि इससे पहले भी फिलहाल इस तरह की मिसाल कई अधिकारियों की ओर से पेश की गई है और फिर से ऐसा ही हुआ है। शिमला शहर से ये रिटायर हुए हैं। हीरालाल घेष्टा तहसीलदार थे और अभी 31 अगस्त को ही ये रिटायर हुए थे, लेकिन विचार किया है सरकार ने इन्हें री एंगेज करने के लिए, यानी कि पुनः नियुक्ति देने के लिए। और इनकी ओर से एक पत्र सरकार को जारी किया गया है जिसमें इनका कहना है कि ये 1 रुपये वेतन ही लेंगे, ये अपनी पूरी सैलरी नहीं लेंगे, सिर्फ 1 रुपये वेतन ये लेंगे और 1 रुपये वेतन में ही अपनी पूरी सेवाएं देंगे। हालांकि ये जो अधिकारी हैं हीरालाल घेष्टा, ये काफ़ी ज़्यादा ईमानदार छवि वाले अधिकारी बताए जा रहे हैं और इसीलिए सरकार की ओर से फैसला लिया गया है इन्हें री एंगेज करने के लिए। इससे पहले विभिन्न पदों पर ही अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वर्तमान में हीरालाल घेष्टा राजस्व अधिकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। 36 साल तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिसके बाद सरकार ने विचार किया कि 6 महीने के लिए फिर इन्हें पुनः नियुक्ति दी जाएगी, पुनः रोजगार दिया जाएगा और इसमें 1 रुपये वेतन ही ये लेंगे। इसके अलावा कोई राशि सरकार से नहीं लेने वाले हैं, इनकी बाकी की सैलरी अपनी नहीं लेंगे। पत्र इन्होंने सरकार को लिख दिया है। तो मिसाल इन्होंने भी बड़ी पेश की है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है और कमजोर आर्थिक स्थिति के बीच जो कुछ एक अधिकारी इस तरह के फैसले ले रहे हैं वो सच में काफी ज्यादा सराहे जा रहे हैं आम लोगों की ओर से भी। देखिए, राज्य सरकार की ओर से द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया गया है। इसके मुताबिक जो अधिकारी और बाकी राजनेता हैं वो सरकारी स्कूलों को एडॉप्ट कर सकते हैं। फिर सरकारी स्कूल से जुड़ा कोई भी विकासात्मक कार्य होगा उसकी जिम्मेदारी उसी राजनेता और अधिकारी की होगी। तकरीबन यहाँ 100 स्कूल सामने आए हैं जिन्हें अधिकारियों ने गोद लिया है। इसमें शिमला के जिला उपायुक्त की ओर से भी एक सरकारी स्कूल को अडॉप्ट किया गया है और एसपी शिमला की ओर से भी एक सरकारी स्कूल को अडॉप्ट किया गया है। तकरीबन 100 स्कूल हैं, अलग अलग अधिकारियों के नाम यहां सामने आए हैं और उपायुक्त अनुपम कश्यप ने इस पर अधिसूचना जारी कर दी है। 28 सितंबर 2024 तक सभी अधिकारियों को ये भी ऑर्डर जारी हो गए हैं कि अपने अपने संबंधित स्कूल में उन्हें दौरा करने जाना होगा, यानी कि एक बार वहां जाकर स्थिति देखनी होगी कैसी है और सुधार को लेकर वहां क्या और कदम उठाए जा सकते हैं। छात्रों से भी संवाद करना होगा, अपने अनुभव को लेकर भी वो संवाद कर सकते हैं और मूल्य जीवन पर भी उनसे चर्चा कर सकते हैं। एसएमसी के साथ भी यहाँ अधिकारियों को बैठक करनी होगी और सुझाव भी वो अपनी तरफ से दे सकते हैं कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए या छात्रों की पढ़ाई और ज़्यादा गुणवत्तापूर्वक हो सके इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो इस पर वो चर्चा भी कर सकते हैं और यहाँ केवल एसएमसी के साथ नहीं बल्कि स्कूल स्टाफ के साथ भी उन्हें हर महीने जाकर मीटिंग करनी होगी। माह में एक बार ज़रूर अधिकारियों को अपने एडॉप्टेड स्कूल में पहुँचना होगा ताकि वो पूरी फीडबैक ले सके और अपने सुझाव भी वहाँ स्टाफ को और एसएमसी को दे सके। शैक्षणिक गतिविधि, सांस्कृतिक और खेल सुविधाओं को लेकर भी वो अब कार्य कर सकते हैं। फिलहाल जो उपायुक्त हैं उन्होंने स्वयं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मशोबरा को गोद लिया है, जबकि एसपी संजीव गांधी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला को गोद लिया है। अब यहाँ कोई भी छोटा बड़ा विकासात्मक कार्य होता है तो उसका जिम्मा इन अधिकारियों के पास होगा। ये सुझाव भी देंगे और छात्रों के साथ भी संवाद करेंगे। समय समय पर छात्रों से और अभिभावकों से ये फीडबैक लेते रहेंगे। ये प्रोग्राम शुरू ही इसलिए किया गया था ताकि जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर और ज्यादा सुधार लाया जा सके, पढ़ाई की गुणवत्ता में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज देहरा पहुंचे हैं और देहरा में इन्होंने जल शक्ति विभाग के रेस्ट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक ली है, जिसमें कुछ जरूरी दिशा निर्देश इनकी ओर से दिए गए हैं। खास तौर पर देहरा से संबंधित विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है और इनका कहना है कि क्रिटिकल हॉस्पिटल, नया एसपी ऑफिस, कंबाइंड बिल्डिंग और टूरिज्म होटल जैसे नए भवन अब वहां बनाए जाएंगे। इसके लिए रेवेन्यू विभाग लैंड बैंक तैयार कर रहा है। और आज मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक बात और क्लियर कर दी है, क्योंकि पिछले कल ये चर्चा चल रही थी कि देहरा में जो कुछ एक उद्योग हैं वो पलायन कर सकते हैं, लेकिन वहां से कोई भी उद्योग पलायन नहीं किया जाएगा। ये भी आज मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी दी गई है। एक आंकड़ा उन्होंने और रखा है विकासात्मक कार्यों को लेकर, जिसमें उनका कहना है कि देहरा कॉलेज के लिए 67 कनाल नहीं बल्कि 150 कनाल अप्लाई
किए जाएंगे और अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि इतने ही कनाल अप्लाई वहां पर किए जाएं। 100 करोड़ रुपए की लागत से कंबाइंड ऑफिस बनाने के लिए भी वहां कहा गया है और अगले बजट के लिए भी चर्चा हुई है। इसमें सर्कुलर रोड बनेगा और पानी की स्कीम्स भी बनाई जाएगी। अभी निर्देश हुए हैं कि वर्तमान में जो प्रोजेक्ट्स वहां पर छेड़ दिए गए हैं उसमें भी तेज गति लाई जाए और आने वाले समय में कैसे विकास किया जा सकता है, उसके लिए कितने बजट की आवश्यकता होगी, उस पर भी आज खुलकर यहाँ मुख्यमंत्री सुक्खू ने विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की है जल शक्ति विभाग के रेस्ट हाउस में। कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, हिमाचल सरकार ने कर्मचारी और पेंशनर्स के भुगतान के लिए फिस्कल प्रूडेंस के नाम पर जो फॉर्मूला अपनाया था, फिलहाल इसमें बदलाव किया जा सकता है और अधिकारियों ने भी अपने स्तर पे इसमें कुछ एक फीडबैक दी है। देखिए, इस बार क्या हुआ है कि 5 सितंबर को यहाँ सैलरी दी गई है कर्मचारियों की और 10 सितंबर तक पेंशन देने की बात हुई है, लेकिन आने वाले समय में फॉर्मूले में ये बदलाव हो सकता है कि पहले पेंशन दी जा सकती है पेंशनर्स को और उसके बाद वेतन मिलेगी कर्मचारियों को। ये संभावना यहाँ पर बनी हुई है और अभी हरियाणा चुनाव भी है। अभी नेशनल लेवल पर भी हमें ये एजेंडा देखने के लिए मिल रहा है। हरियाणा चुनाव का नाम बार बार लिया जा रहा है और ऐसे में हरियाणा चुनाव को देखते हुए क्या कदम सरकार की ओर से उठाया जाता है कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए, ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। खास तौर पर तब जब सेशन में भी ये मसला बार बार देखिए गूंज रहा है। विपक्ष की ओर से लगातार यही एक सवाल उठाया जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है, पेंशनर्स को पेंशन अभी तक क्यों नहीं मिल पाई है, ये 10 दिन का इंतजार इन्हें क्यों करना पड़ा है। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और सरकार का ये कहना है कि इसमें विपक्ष की गलती है। पूर्व जयराम सरकार ने कुछ फैसले ऐसे लिए हैं जिससे हिमाचल प्रदेश को बड़ा नुकसान हुआ है, यहाँ की वित्तीय स्थितियां डगमगा गई हैं। फिलहाल अगले कल भी काफी बड़ा हंगामा हमें हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि नियम 130 के अंतर्गत 3 कांग्रेस विधायकों की ओर से प्रस्ताव लाया जा रहा है चर्चा के लिए और इसमें पहले भी विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए गए हैं। हालांकि श्वेत पत्र की मांग भी विपक्ष ने रखी थी और एक ब्यौरा भी यहाँ बार बार राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है, जिसमें उनका कहना है कि 92,000 करोड़ अब ऋण हो गया है, लेकिन इसके लिए वर्तमान सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि पूर्व जयराम सरकार ने भी काफी ज्यादा ऋण लिया है। और अब मुख्यमंत्री का यह कहना है कि कोई भी फाइनेंशियल मैस हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि वित्तीय स्थिति सुधरी है। रेवेन्यू और कैसे जनरेट किया जा सकता है, इसकी ओर हिमाचल सरकार बढ़ रही है। और अभी जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी फैसला लिया गया है कि देरी से यानी कि 5 से 6 दिन भी अब इन्हें पेंशन और सैलरी लेट मिल सकती है, तो ये भी इसी का ही एक नतीजा है और 36 करोड़ की बचत इसमें सरकार के लिए होने वाली है। ये तर्क जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन वही बात है कि हरियाणा चुनाव को देखते हुए अब क्या तेज गति लाई जाती है सरकार की ओर से, कर्मचारियों को सहमत करने के लिए सरकार क्या करती है। और जैसा कि हमने कहा, ये जो फिस्कल प्रूडेंस के नाम पर फॉर्मूला अपनाया गया था, इसमें अब बदलाव अगर किया जाता है तो कर्मचारी नेता इससे सहमत होंगे या फिर नहीं होंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि संभावना ये भी बन रही है कि पहले पेंशन दी जा सकती है और उसके बाद फिर वेतन मिलेगी। कर्मचारी नेता यूं ही अपने डी और एरियर को लेकर आक्रोश में चल रहे थे, इसमें ये इसी बीच ये फिर कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी का मसला भी आ गया, जिसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया है और फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चा हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी अब लेट आने लगी है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी बदली जा सकती है, इसके लिए सरकार की ओर से अगले कल विधेयक लाया जाएगा, मंगलवार तक ये पारित हो सकता है। और एक और बात, हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 2009 में ये संशोधन किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में कुछ दरें कम की जा सकती हैं तो कुछ बढ़ाई भी जा सकती हैं। अभी यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को स्थापित करने की बात हुई थी, कुछ एक जगह पर स्थापित हो भी चुके हैं, तो जो बिजली का इस्तेमाल उसमें होगा उसमें भी कुछ एक दरें यहाँ पर जोड़ी जा सकती हैं। ये कुछ एक जानकारियाँ आज हम आपके लिए लेकर आए थे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इसमें लगाई जा सकती है अगर हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस की बात करें, तो ये भी बड़ी अपडेट हम कहेंगे। और अंतिम जानकारी हम डेंगू से जुड़ी आपको देना चाहेंगे। देखिए, रामपुर में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, 200 से पार यह आंकड़ा हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और कारण ये बताया जा रहा है कि वहां पर जहरीले मच्छर कुछ ज्यादा ही संख्या में पनप रहे हैं। आशा वर्कर्स की ड्यूटी भी लगा दी गई है, जो कि
घर घर तक पहुंच रही हैं लोगों का इलाज करने के लिए और उन्हें जागरूक करने के लिए भी। इसलिए रामपुर में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी ये डेंगू की बीमारी फैल सकती है। ज़रूरी है एहतियात बरती जाए और जैसा कि हमने कहा स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैसे ही इसके लिए अभियान शुरू किया गया है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।